अब तक ईरा की आंखें घबराहट से बड़ी हो गई थी। उसे मोहक अपने पीछे नहीं दिखाई दे रहा था, तो क्या वो उसके आगे आकर खड़ा हो गया था। अब आगे पीछे खड़ा अधिराज ईरा को ही देख रहा था। ईरा जल्दी से आगे जाने लगी तो उसका पैर फिसल गया। वो तालाब के पास खड़ी थी और वहां आसपास गीला घास था, जिस वजह से वह अपने आप को संभाल नहीं पाई। इससे पहले कि वह नीचे गिरती, अधिराज ने एक हाथ से उसे पकड़कर संभाल लिया। के बाद वो अधिराज की तरफ ही झुक गई। अधिराज ने उसे एक हाथ से संभाल लिया और दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया। ईरा ने कसकर आंखें मूंद ली और बोली, हमें जाने दीजिए, कृपया हमें हाथ मत लगाएगा। हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, हमें छोड़ दीजिए। ईरा बंद आंखों से ही अपने आप को छोड़ देने के लिए गुहार लगाने लगी थी। अधिराज ने उसे इस तरह से गिड़गिड़ाते हुए देखा तो असमंजस में पड़ गया। उसने तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, तो फिर वो उससे ऐसी बातें क्यों कर रही थी। मैंने तुम्हें कब पकड़ा है? तुम खुद भागते हुए आए हो, मैंने तो बस गिरने से संभाला है, इसमें रोने की क्या बात है। ईरा ने अधिराज की आवाज सुनी तो झट से आंखें खोल ली। अधिराज बिना कमीज के खड़ा था। उसके खुले सीने के ऊपर पानी की बूंदें थीं और बाल भी माथे पर बिखरे और गीले थे। ईरा ने उसे ऐसे देखा तो आंखें चुरा लीं। आप हैं? तारांकन, ईरा ने धीरे से कहा। मैं हूँ। मोहक को वहां न पाकर ईरा को राहत मिली थी। अधिराज अभी भी उसे कमर से पकड़े हुए था। ईरा ने एक बार फिर से अधिराज की तरफ देखा और बोली, हम आपके लिए नहीं कह रहे थे। यहाँ मेरे अलावा और कोई तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे। हवा में भी बातें करती हो क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। नहीं, ईरा ने नामे सिर हिलाते हुए कहा। कल वाली मुसीबत का सदमा लग गया है क्या? कल वाली बुरी यादें दिमाग में अभी भी चल रही हैं क्या? अधिराज ने साधारण भाव से पूछा। ईरा ने कल की जबरदस्ती याद की तो एक बार फिर से दिल दहल सा उठा। बेबसी एक बार फिर आंखों में झलकने लगी। अगर कल अधिराज नहीं आता तो क्या होता उसका? सोचते हुए वो कृतज्ञता से भरकर अधिराज को देखने लगी। फिर बोली, कल आपने हमें बचाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम आपका हृदय से आभार करते हैं। आभार नहीं चाहिए, बोलते हुए अधिराज ने आराम से उसे सीधा खड़ा कर दिया। ईरा चुपचाप उसे देखने लगी। पता नहीं क्यों अधिराज के सामने आते ही उसे मोहक के आने का सारा डर दूर जाता दिखाई दे रहा था। अब तो उसे मोहक का कोई ख्याल भी नहीं था। तो फिर कैसे धन्यवाद करें आपका? उद्धरण चिन्ह। अधिराज बोला, अपनी हरकतें सुधार लो, गलत काम छोड़ दो, तो शायद बाकी सब भी सुधर जाएगा। ईश्वर ने रूप दिया है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि तुम किसी के भी ऊपर लुटाती फिरो। देह किसी को रिझाने के लिए नहीं होती। अपने लिए ही गड्ढा खोदने का काम मत करो। तुम्हारी ना उम्र ज्यादा है और ना ही समझ। परिवार के कुछ तो संस्कार होंगे, दिमाग में रखो। क्यों अपने घर वालों की नाक कटवाने पर तुली हुई हो? कल इतनी बुरी हालत थी और आज फिर से निकल पड़ी हो। घर में रहोगी तो अपने आप ही सुरक्षित रहोगी। चोट लगी है, जाकर आराम करो, बोलकर अधिराज ने वहीं पड़ा अपना टॉवल उठाया और बालों पर रगड़ने लगा। ईरा ने कुछ पल उसे देखा, फिर अपना बर्तन उठाए बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। अधिराज ने उसे ऐसे जाते देखा तो थोड़ा अजीब सा लगा। उसे लगा था वो कुछ कहेगी। वो कुछ पल उसे जाते देखता रहा। उसकी आंखों के सामने ही ईरा मटकी में पानी भरकर लेकर वहां से निकल गई। अधिराज खुद से बोला, जो हाल कल था उस हिसाब से ऐसा तो है नहीं कि दर्द नहीं होगा। तो फिर ऐसी भी क्या जरूरत है कि इतने दर्द में भी पानी लेने आई है। ईरा भी पानी लेकर अपने घर की तरफ चली आई थी। इस वक्त प्रमिला ने मोहक को कहीं बाहर भेज दिया था। मीना ईरा से अपने सिर की मालिश करवा रही थी। ईरा को चोटें थी लेकिन फिर भी वो उसे ना नहीं कर सकती थी। शकुंतला जी वहां आई तो ईरा को देखकर उनके मन में उसके लिए दया उमड़ आई। एक बिन माँ बाप की बच्ची को जबरदस्ती अपने साथ रखकर कितना बुरा व्यवहार करते हैं इसके साथ। ईश्वर कभी क्षमा नहीं करेंगे। हाय लगेगी इन सबको। बोलते हुए वो ईरा को ही देखे जा रही थी। मीना ने उन्हें देखा और बोली, ओ दादी, यहाँ खड़ी क्या बड़बड़ रही हो, जाओ ना अपना काम करो।
फिर से इसकी पैरवी करने लग जाओगी। यहाँ खड़ी खड़ी कुछ बड़बड़ाती रहती हो और फिर हमारे परिवार को ग्रहण लगता है। 2 महीने पहले तुम्हारी की वजह से मम्मी का पैर मुड़ गया था। मनहूस कहीं की। शकुंतला जी ने उसे धूर्त नजरों से देखा और बोली, प्रमिला की बेटी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। बोलकर वो वहां से निकल गई। मीना ने कसकर मुट्ठी बनाई और बोली, सुन ले ईरा, अगर तू इस बुढ़िया के साथ नजर भी आई तो तेरे हाथ तोड़कर रख दूंगी और पैर भी। मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ईरा ने कोई जवाब नहीं दिया। दोपहर में जब मीना और प्रमिला सो गई तो ईरा चोरी छिपे घर से बाहर निकल आई और सीधी जाकर शकुंतला जी के घर चली गई। उसे आता देखकर शकुंतला जी मुस्कुरा दी। ईरा जाते ही उनकी गोद में सिर रखकर लेट गई। शकुंतला जी बोली, पैरों का दर्द कैसा है और बाकी चोटों का? उद्धरण चिन्ह, ठीक नहीं है दादी माँ, बहुत दर्द है। पर क्या फर्क पड़ता है? यहाँ किसी को भी हमसे कोई हमदर्दी नहीं है। हम चाहे कितने भी दर्द में रहें, इन्हें सिर्फ घर के कामों से मतलब है। हमारा कोई अपना क्यों नहीं है दादी माँ? शकुंतला जी प्यार से उसके बाल सहलाते हुए बोली, देखना हीरा, एक दिन सब अच्छा होगा। कोई ऐसा जिंदगी में आएगा जो सब बदल देगा। तुम्हारे दुखों को सुखों में, आंसुओं को हंसी में और दर्द को बिल्कुल खत्म कर देगा। ऐसा भी हो सकता है क्या? उद्धरण चिन्ह, हाँ बिल्कुल, हो सकता है। लेकिन कोई क्यों हमसे प्यार करेगा? कोई क्यों हमारे लिए इतना सब करेगा? उद्धरण चिन्ह, जब प्रेम होता है ना ईरा, तो उसमें क्यों की आशंका नहीं रहती बेटा। प्रेम तो इंसान के चरित्र से हो जाता है, उसके स्वभाव से हो जाता है। और मेरा हृदय कहता है, ईश्वर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचे बैठे हैं। बोलकर उन्होंने प्यार से उसके माथे पर चूम लिया। आप इमली खाएंगी क्या? ईरा ने उसकी गोद से उठते हुए पूछा। मन तो कर रहा है, लेकिन मेरे पास खत्म हो गई है। हम लेकर आएंगे ना, आप हमारे लिए चटनी बना देना। बहुत वक्त से नहीं खाई है। ठीक है, और इतना चलने से तुझे अपनी चोटों में दर्द होगा। हमें परवाह नहीं, अब हम जाते हैं और छाया को भी साथ ले जा रहे हैं, कहकर वो बाहर निकल गई। उसने वहीं बंधी छोटी सी बकरी को खोला और उसके साथ निकल गई। दोनों एक बड़े से इमली के पेड़ के पास पहुंची तो ईरा सिर उठाकर ऊपर की तरफ देखने लगी। एक टहनी थोड़ा नीचे झुकी थी, लेकिन वो उस तक भी नहीं पहुंच पा रही थी। उसके लिए उसे थोड़ा उछलने की आवश्यकता थी। उसने गहरी सांस ली और हिम्मत करके छलांग लगा दी। उसके बदन में दर्द था, पर इस वक्त उसकी परवाह उसे कहाँ से होती। छलांग के साथ ही उसने डाली को पकड़ लिया था, फिर इमली निकाली, फिर वहीं पेड़ से टिककर बैठ गई। बकरी का मेमना भी उसके पास आया तो ईरा उसके चेहरे पर सहलाते हुए गुनगुनाने लगी। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। बोलकर उसने मेमने को गोद में उठाया और वहीं आसपास टहलने लगी। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। गाते हुए उसने आंखें बंद कर लीं। नाके की तरफ आया धीराज के कानों में भी ये आवाज पड़ी तो वो गाड़ी रोके खड़ा हो गया। वो वहीं रुका आवाज को सुनने लगा। गाने का दर्द वो आवाज में महसूस कर पा रहा था। वेदांत खामोशी से उसे देख रहा था। कुछ देर बाद जब आवाज आनी बंद हुई तो वेदांत बोला, ईरा जी फिर से गुनगुना रही हैं। पर इस बार तू भागकर नहीं गया। क्या बात है, अब उनसे नहीं मिलना क्या? उद्धरण चिन्ह, मिल तो लिया, बार बार जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर गाना सुनने के लिए रुका क्यों? एक बार गाना सुन लिया था तो काफी नहीं था क्या? उद्धरण चिन्ह, मुझे भी नहीं पता, आवाज अपने आप रोक लेती है। अब चल, बोलकर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। ईरा ने कुछ इमली ली और छाया के साथ वापस चली गई। अगला दिन बाजार में मेला लगा हुआ था। खूब भीड़ थी और खूब शोर शराबा था। लड़कियां खाने पीने के स्टॉल और लड़कियों के सामानों के स्टॉल को घेरे खड़ी थीं। ज्योति और सपना भी वहां आई हुई थीं। ज्योति ने गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी और सपना ने हरे रंग का सूट।
ज्योति अपना दुपट्टा संभालते हुए यहाँ वहाँ देखकर बोली, ईरा नहीं आई होगी ना, उसके घर जाएं क्या? उद्धरण चिन्ह। नहीं नहीं, उसकी मामी दिमाग खराब कर देंगी। उसकी वजह से हम भी मुसीबत में फंस जाएंगे। बेवजह मूड का सत्यानाश होगा। आती है तो ठीक है, और नहीं आती है तो भी हम लोग घूम लेंगे। ज्योति को उसकी बात पसंद नहीं आई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी अधिराज और वेदांत गाड़ी में वहां से पुलिस स्टेशन की तरफ निकलने लगे तो अधिराज का ध्यान मेले की चकाचौंध पर चला गया। उसने वेदांत से कहकर गाड़ी रुकवा दी और मेले को देखने लगा। बड़े बड़े झूले लगे थे, चारों तरफ खिलौने वाले स्टॉल्स थे। बच्चे से लेकर बूढ़े सब सुबह से ही मेले में शामिल थे। वेदांत की नज़र ज्योति के ऊपर गई तो वो उसे देखता ही रह गया। राज, हम भी चलते हैं मेले में। बचपन में मैं बहुत जाता था। शाम को आ जाएंगे, अधिराज ने कहा। नहीं, शाम को अगर यही नहीं आई तो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। कौन ये? वेदांत ने ज्योति की तरफ इशारा कर दिया। अधिराज ने सिर हिला दिया। वेदांत बोला, प्लीज 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 अधिराज, आज हमारे बीच में अपनी नौकरी मत घुसाना। आज मिलने दे प्लीज। बोलते हुए उसने रोनी सूरत बना ली थी। ठीक है चलते हैं, अधिराज ने कहा तो वेदांत खुशी से चहक उठा। उसने जल्दी से गाड़ी किनारे पर लगाई और नीचे उतर गया। अधिराज भी नीचे उतर गया और दोनों मेरे की ओर चल दिए। सपना ने अधिराज को आते देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। वेदांत अधिराज को लेकर ज्योति की तरफ ही आ रहा था। आप लोग भी मेला घूमने आए हैं? ज्योति ने पूछा। वेदांत बोला, आपने तो बुलाया नहीं तो हमने सोचा खुद ही चले आएं। वो मेरे दिमाग से ही निकल गया था। सो सॉरी। आइए ना, आपको घुमाते हैं। आप घुमाएंगी? वेदांत ने पूछा। हाँ तो चलिए, वेदांत ने उत्सुकता से कहा। ज्योति ने अधिराज को देखा और बोली, चलिए आप भी। नहीं, आप इसको घुमाइए। बोलते हुए अधिराज ने वेदांत की तरफ इशारा कर दिया। वेदांत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक तो वह मेले में आया था, दूसरा वह ज्योति के साथ घूमने वाला था, और तीसरा उनके साथ अधिराज भी नहीं चल रहा था, मतलब उसे ज्योति के साथ अकेले में वक्त मिलने वाला था। सोचते हुए ही उसका दिल खुशी से उछल रहा था। सपना अधिराज से बोली, तो फिर मैं आपको मेला घुमा देती हूँ। अधिराज मुस्कुराया और बोला, मैं घूम लूंगा, आप एंजॉय कीजिए। मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप हमारे यहाँ मेहमान हैं और आपका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। सपना ने उसके साथ घूमने का सपना देख लिया था और अब उससे पीछे नहीं हटने वाली थी। ज्योति बोली, ठीक है फिर, दो दो के जोड़े में घूमते हैं। सब सहमत हो गए। ज्योति और वेदांत निकल गए और सपना अधिराज के साथ चल दी। कुछ आगे जाकर सपना ने एक जोड़े को देखा जिसने लड़के से एक पर्स लेने की जिद कर रही थी। सपना ने पर्स को देखा जो काफी सुंदर था। लड़का भी लड़की की जिद के आगे घुटने टेक चुका था। सपना ने अधिराज को देखा। दिल चाहा कि वो भी उसे कुछ दिलाए जिसमें सपना के पैसे ना जाएं। लालसा से भरकर उसने अधिराज की तरफ देखा। अधिराज आसपास देख रहा था। सपना का सपना बस सपने तक ही रह गया। ये तो देख भी नहीं रहे, दिलाएंगे क्या खाक। ऐसे तो मांग भी नहीं सकती, क्या सोचेंगे। लेकिन इनको अपने प्यार में गिराऊं कैसे, जो ये सिर्फ मुझे देखें और जो चाहूं वो दिला दें। इतना बड़ा आदमी मिला है, मैं नहीं जाने दे सकती। एक तरफ तो ये ईरा नाम की मुसीबत है, इसका भी कुछ करना पड़ेगा। वैसे दिखने में तो मैं सुंदर हूँ, ईरा से भी ज्यादा ही हूँ। कभी भी मुकाबला हो तो मैं ही जीतूं, और वो तो हर वक्त एक ही कपड़े पहने रखती है। उससे कंपेयर भी क्या करना मेरा तो। बस ये गाना बीच में फंसा हुआ है, सोचते हुए वो दोनों हाथों को आपस में मले जा रही थी। हरकतों से ही उलझी हुई और बेचैन लग रही थी। अधिराज ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ ईरा, कोई परेशानी है क्या? सपना ने उसकी तरफ देखा और झट से नामे सिर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मैं तो बस मेले में सामान को देख रही हूँ, कितना अच्छा सामान आया है ना। हम अच्छा तो लग रहा है। हाँ, बोलते हुए सपना फीकी सी मुस्कुराहट हंस दी।
तभी सामने एक बड़ा सा टेडी बियर दिखाई दिया। सपना बड़ा सा मुंह खोले उसे देखते हुए बोली, ये कितना सुंदर है। अधिराज भी उसी तरफ देखने लगा। तभी मीना और प्रमिला मेले में चले आए। साथ में बैग पकड़े ईरा भी थी। प्रमिला बोली, हम दोनों घूमकर आते हैं, तुम यहीं बैठो, हम घूमकर आते हैं। कुछ सामान देंगे अभी लाकर, तो तू उसको घर ले जाना। ईरा ने सिर हिला दिया। मीना और प्रमिला दोनों निकल गए। ईरा वहीं खड़ी एक स्टॉल की तरफ देखने लगी। स्टॉल में मोगरे के गजरे लगे हुए थे। ईरा उदास सी आंखों से उन्हें देखने लगी। प्रमिला ने उसे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी थी। मेले तक लाई तो थी, लेकिन घुमाने के लिए नहीं, बल्कि उसके पास घर के लिए सामान थमाने के लिए। सपना टेडी को ध्यान से देख रही थी। तभी अधिराज की नज़र अचानक ही ईरा के ऊपर चली गई। सबसे अलग और अकेली खड़ी। अधिराज की नजरें ठहर सी गईं। उसने ईरा की नज़रों का पीछा किया जो गजरे के ऊपर थी। अधिराज को कुछ दिन पहले का दृश्य याद आ गया। उस दिन भी एक लड़की ऐसे ही गजरे को देख रही थी। क्या वो यही लड़की थी? अधिराज को देखने में ये वही लड़की लग रही थी। बस आज उसने चेहरा भी देखा था। पता नहीं क्यों पर वो चेहरे पर रुक गया था। गोरा रंग, भूरी आंखें, छोटा सा गोल चेहरा, लंबे बालों को समेटकर बांधा हुआ था, कानों में छोटी छोटी बालियां और नाक में पतली सी बाली। सादगी में भी रूप बहुत सुहावना था। अधिराज ने महसूस किया कि उसने अभी भी वही कपड़े पहने हुए थे जो वही उसके लिए लेकर आया था। वही फ्रॉक सूट और ऊपर से कंधे के चारों तरफ लपेटा हुआ दुपट्टा। रूप खिला था लेकिन आंखें उदास दिखाई पड़ रही थी। तभी एक छोटी लड़की ईरा के पास आई और बबल ब्लोअर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, दीदी फूंक मारो ना। ईरा ने उसे देखा, फिर मुस्कुरा दी और बोली, मैं नहीं ले पाऊंगी, रहने दो। लड़की ने एक पल उसे देखा और बोली, आप फूंक तो मारो, फिर मत लेना। ईरा ने सुना तो हल्का सा मुस्कुरा दी। मन तो उसका भी कुछ लेने को था पर ले नहीं सकती थी। वहीं जब सामने से उस बच्ची ने आकर वो ब्लोअर ऑफर किया था तो ईरा के मन का बच्चा भी जाग उठा था। उसने जल्दी से उसके फूंक मार दी। ढेर सारे बबल चारों तरफ उड़ने लगे। ईरा मुस्कुराते हुए सबको देखने लगी। ये मुस्कुराहट दिल से आई थी जो उसे और ज्यादा खूबसूरत दिखा रही थी। यही वजह थी कि अधिराज अभी भी उसे ही देख रहा था। सपना ने अधिराज की तरफ देखा, फिर उसकी नज़रों का पीछा किया तो उसे ईरा को देखता पाकर उसका गला सूखने लगा था। झूठ पकड़े जाने का डर फिर से सामने चला आया। उसने झट से अधिराज से कहा, आगे चलें, झूले के बैठते हैं। आप जाए, मेरा मन नहीं है। आप नहीं जाएंगे तो मैं कैसे चली जाऊं? प्लीज चलिए ना। बोलते हुए उसने अधिराज का हाथ पकड़ लिया। अधिराज ने कुछ नहीं कहा। एक बार फिर उसने ईरा की तरफ देखा तो अब बच्ची उसके पास से उसे बाय कहकर निकल गई थी। ईरा फिर से उदास खड़ी रह गई थी। सपना को अब जलन होने लगी थी। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी अधिराज का ईरा की तरफ देखना। उसने अधिराज का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ आगे ले जाने लगी थी। ईरा, मुझे नहीं जाना झूले में। मैं यहीं रुकता हूँ, आप जाकर आइए। ज्योति तो वेदांत जी को कितना घुमा चुकी होगी। मैं नहीं चाहती आपको मेरा साथ अच्छा ना लगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र होकर जाए, मैं आपका इंतजार कर लूँगा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आपका मन है तो आपको जाना चाहिए। आइए टिकट लेते हैं, बोलकर वो काउंटर की तरफ बढ़ गया। सपना मुंह लटकाए उसके पीछे चल दी, लेकिन वो उसको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अधिराज ने एक टिकट ले ली। सपना झूले में बैठ गई और अधिराज ने नीचे खड़े खड़े सिगरेट सुलगा ली। वहीं ज्योति और वेदांत साथ में गोलगप्पे खा रहे थे। तीखे गोलगप्पे से वेदांत की आंखों से आंसू निकल आए थे। ज्योति बोली, बस कीजिए, नहीं खा सकते आप। कैसे नहीं खा सकता? आप खा सकती हैं तो मैं भी खा सकता हूँ। ज्योति हंस दी और बोली, मुझे आदत है इसलिए खा लेती हूँ, आपको आदत नहीं है। हाँ तो हो जाएगी आदत। बोलते हुए उसने एक और गोलगप्पा मुंह में भर दिया। इस बार तो मिर्च से उसकी आंखें बाहर निकलने को थीं। वो बुरी तरह से हौंफने लगा। ज्योति ने जल्दी से कार्ट वाले से पानी की बोतल ली और वेदांत को पानी पिलाने लगी।
वेदांत ने ज्योति का हाथ भी पकड़ लिया और पानी पीने लगा। ज्योति ने अपने हाथ को देखा, फिर उसको देखने लगी। वेदांत पूरी बोतल खाली कर गया था। आखिर में भी उसने ज्योति का हाथ नहीं छोड़ा। ज्योति ने उसे देखा तो वेदांत बोला, क्या हुआ? मेरा हाथ। वेदांत ने हाथ की तरफ देखा, फिर छोड़ दिया। ज्योति ने उसे एक सूखी पापड़ी खिलाई और काठ वाले को पैसे देने लगी। अरे आप क्यों दे रही हैं? मैं देता हूँ ना। नहीं, आप मेहमान हैं हमारे, आपको थोड़ी पैसे देने देंगे, चलिए, बोलकर वो दुपट्टा संभाले आगे बढ़ गई। वेदांत उसे देखता और सराहता हुआ उसके पीछे निकल गया। सपना झूले में बैठी थी और अधिराज वहां से निकलकर ईरा की तरफ फिर से चला आया था। तभी अधिराज को वह छोटी बच्ची नजर आई जो अभी ईरा के पास गई थी। उसने उसे रोका और बोला, उस लड़की ने तुमसे ये खरीदा क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए उन्होंने नहीं लिया। अच्छा एक काम करो, मुझे दो दे दो। बच्ची ने झट से 2 बबल ब्लोअर निकाले और अधिराज की तरफ बढ़ा दिए। अधिराज ने दोनों के पैसे बच्ची को दिए और बोला, इन दोनों को जाकर उसी लड़की को दे दो और कहना कि तुम अपनी तरफ से दे रही हो। ठीक है, बोलकर बच्ची जल्दी से ईरा की तरफ भाग गई। उसने जाकर दोनों बॉक्स ईरा को दिए और वहां से चली गई। ईरा हैरानी से उन बॉक्स को देखने लगी। फिर उसमें से एक में फूंक मारकर गुब्बारे हवा ने उड़ा दिए। तभी प्रमिला ईरा के पास आए और उसे घूरते हुए बोली, ये तेरे पास कहाँ से आया? वो मामी जी, ये किससे चुराया तूने? हमने चुराया नहीं है, वो बच्ची हमें देकर गई थी। अच्छा, ला इधर दे, तेरे काम का नहीं है। बोलते हुए प्रमिला ने दोनों बॉक्स उसके हाथ से छीन लिए। ईरा बस उसे देखती रह गई। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अधिराज ने देखा तो प्रमिला को घूरने लगा। प्रमिला ने ईरा के पास बैग दिए और बोली, अब जा, घर जा और खबरदार अगर किसी भी सामान को हाथ भी लगाया तो मैं हाथ और पांव दोनों तोड़ दूंगी। ईरा ने सिर हिलाया और वहां से निकल गई। अधिराज देख सकता था कि ईरा के पास भारी सामान था और वह लंगड़ा कर भी चल रही थी। अधिराज प्रमिला से मिल चुका था और वह जानता था कि वह उस लड़की की मामी है। इसकी मामी को अच्छे से पता है कि इसकी हालत सही नहीं है, फिर भी इसके पास इतना सामान दे दिया। और ऊपर से ये तो यहाँ आने के बाद से ही अलग खड़ी थी। क्या इसको यहाँ तक सिर्फ सामान ले जाने के लिए लाए थे? अधिराज अपने आप से ही सवाल करने लगा। वह जानता था कि उसका सवाल ही सही जवाब भी था। ये सब देखने के बाद उसे ईरा के ऊपर दया सी आने लगी थी। वो उसके पीछे जाने लगा तो सपना ने आकर झट से उसका हाथ पकड़ लिया। अधिराज पलटा तो सपना बोली, आप तो हमें अकेला छोड़कर आ गए थे। कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं नहीं। वो आपसे एक बात पूछूं? हाँ, वो जो लड़की अभी यहाँ खड़ी थी, वो कौन है? सपना समझ गई कि वो ईरा की बात कर रहा था। उसने मुंह बनाया और बोली, वो लड़की, वो तो पागल है और बहुत बदतमीज भी है। आप उससे बात मत कीजिएगा, सही नहीं है वो। पर मैं मिल चुका हूँ उससे, पागल तो नहीं लगी मुझे। ऐसे पागल नहीं लगती है, बस बीच बीच में पागलपन के दौरे आ जाते हैं। अजीब हरकतें करती है, दुनिया भर का झूठ बोलती है, कभी भी किसी का भी नाम लेकर अपना बना देती है। जैसे कि मेरा नाम, बहुत बार लोगों को बोलती है कि वही ईरा है। अच्छा जी, अब आइए ना, कुछ खा लेते हैं, बोलकर वो उसे लिए आगे बढ़ गई। वेदांत और ज्योति किश्ती में साथ बैठे थे। वेदांत ने डर के मारे कसकर आंखें बंद कर ली थी और ज्योति से पूरी तरह से लिपट गया था। पीछे की तरफ जाती किश्ती उसके सीने में ऐसी हलचल पैदा कर रही थी जिससे उसका दिल धड़कना भी बंद कर रहा था। ज्योति, इनको बोलो झूला रोक दें, वरना मैं हमेशा के लिए रुक जाऊंगा। कुछ नहीं होगा वेदांत, आप कसकर पकड़े रखिए। इतना कसकर तू पड़ा हुआ है आपको, अब और कितना कसकर पकड़ूं? बोलते हुए उसने कसकर आंखें बंद कर ली और ज्योति के कंधे में चेहरा छुपा लिया। ज्योति को उसके पास आने से अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। उसने भी वेदांत के कंधे पर हाथ रख दिए। वेदांत एक छोटे बच्चे की तरह उससे लिपटा हुआ था। ज्योति के गले से लगे हुए वेदांत मुस्कुराया और मन में बोला, हाउ स्वीट यार,
कितना सुहाना नाटक है ये तो, सोचते हुए उसने फिर से रो दिया, लेकिन होठों पर हंसी थी। कुछ देर मेले में घूमने के बाद अधिराज और वेदांत दोनों पुलिस स्टेशन चले गए। आज एक बार फिर इरा को छेड़ने वाले लड़कों का रिमांड अधिराज ने लिया था। अधिराज अपने केबिन में बैठा हुआ था कि तभी एक मोटा चौड़ा आदमी अंदर आया और टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए बोला, मैं शहर से बाहर क्या गया, मेरे बेटे को जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया गया। मैं पूछता हूँ किससे कहकर तुमने उसे अंदर डाल, अभी के अभी बाहर निकालो उसे। अधिराज ने कुछ कल उसे आदमी को देखा, मोटा गोल भरा हुआ चेहरा, नाक पर गुस्सा, हाथों की उंगलियों में जड़ी अंगूठियां और बदन पर चढ़ा सफेद और काला पेंट शर्ट। बेटे की जेल में होने की खबर मिली है तो ये भी खबर मिली होगी कि उसने किया क्या है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, अभी के अभी मेरे बेटे को जेल से बाहर निकालो। अधिराज ने सिर हिलाया और वहीं खड़े कांस्टेबल को इशारा करके बोला, निकालो भाई, बाहर निकालो। जी सर, बोलते हुए कांस्टेबल उस आदमी को जेल की तरफ ले जाने लगा। आदमी बोला, मुझे वहां जाने की क्या जरूरत है, मेरे बेटे को यही लेकर आओ। हमारी रूल बुक के खिलाफ है सर, आपको वहीं जाना होगा, बोलकर कांस्टेबल से लेकर चला गया। अगले ही पल उस आदमी के जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगी। अरे बाप रे, छोड़ो मुझे, मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या किया है। आय हाय, बोलते हुए वह कराहे जा रहा था, लेकिन कांस्टेबल उसे मारने से नहीं रुक रहा था। कुछ देर बाद कांस्टेबल आदमी को लेकर वापस केबिन में चला आया। वह लंगड़ा कर चल रहा था और उसके कपड़े भी यहाँ वहाँ हो चुके थे, कई जगह से तो फट भी चुके थे। आदमी रोनी सूरत बनाया अधिराज को देखते हुए बोला, मैं अपने बेटे को लेने आया था, तुमने मुझे कैसे पिटवा दिया। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, सोच समझकर मुंह खोलो, कहीं ऐसा ना हो कि और भारी पड़ जाए। गलत के पक्ष में बोलोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत ही करूंगा। जो तुम्हारे बेटे ने हरकत की है उसके बाद वो किसी हालत में नहीं छूटने वाला। और अगर तुम्हें उसे छुड़वाने की इतनी ज़्यादा इच्छा है तो मैं तुम्हें भी जेल में डालकर तुम्हारा हाल भी उसी की तरह कर सकता हूँ। बताओ, करूँ? नहीं, मैं जा रहा हूँ, बोलकर वह जल्दी से वहां से भाग निकला। कांस्टेबल गर्व से सीना चौड़ा करके बोला, आज मैंने पहली बार किसी गलत का साथ देने वाले पर हाथ उठाया है सर, और सच कहूँ तो आज मुझे अपना पुलिस वाला होने पर गर्व हो रहा है। सुकून मिला है मेरी आत्मा को। अधिराज मुस्कुरा दिया। शाम का वक्त, इरा ज्योति के साथ पीपल के पेड़ के पास बैठी हुई थी, सपना भी वहीं थी। ज्योति बोली, मैं बता नहीं सकती इरा, मुझे प्रमिला चाची से कितनी नफरत हो गई है। उनका स्वभाव और बुरा बर्ताव तो मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, लेकिन जिस तरह का बर्ताव वह तुम्हारे साथ करती है, वह देखने के बाद मेरा दिल करता है कि 2 झांपड़ लगाऊं उनके मुंह पर और भगवान से कहकर नर्क का टिकट भी कटवा दूं। पता है, जब से गांव में अधिराज और वेदांत आए हैं ना, तब से मुझे एक उम्मीद दिखाई दी है। अधिराज को देखती हूँ तो लगता है कि बोलते बोलते वह रुक गई। उसका ध्यान वहीं बैठी सपना के ऊपर चला गया। सपना भी उसे ही देख रही थी। ज्योति ने आगे कुछ बोलना सही नहीं समझा, क्योंकि पिछले कल से उसने देखा था कि अधिराज और सपना साथ थे, और इस वक्त अगर वह अधिराज के इरा के साथ आने की बात कहती तो शायद सपना को बुरा लग जाता। सपना बोली, क्या लगता है ज्योति? ज्योति बोली, यही कि अब यहाँ किसी के साथ कुछ बुरा नहीं होगा, और जो बुरा करेगा उसको पुलिस सजा भी देगी, और प्रमिला चाची भी इससे दूर नहीं है। मैं खुद उनकी शिकायत दर्ज करवाऊंगी। इरा बोली, नहीं ज्योति, ऐसा मत करना, वरना मामी जी हंसे गुस्सा हो जाएंगे और फिर हमें और मारेंगे। नहीं मारेगी इरा, जब एक बार उनका इलाज होना शुरू हो जाएगा ना, उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं होगी तेरे ऊपर हाथ उठाने की। बस एक बार तेरे हिम्मत दिखाने की देर है। हमें हिम्मत नहीं दिखानी ज्योति। खुद ही सोचो, अभी हमारे पास रहने के लिए घर है, लेकिन अगर हमने उनके खिलाफ कुछ भी किया तो हम कहाँ जाएंगे? जहाँ हम पहले रहते थे वो घर तुड़वा दिया गया है। हमारे पास कोई सहारा नहीं है, हम मजबूर हैं ये सब सहने के लिए। अब यही हमारा भाग्य है, कोई इसे नहीं सुधार सकता।
जो हमारे भाग्य में लिखा है हमें वही मिलेगा। अच्छा अब हम घर जाते हैं, देरी हुई तो मामी जी नाराज हो जाएंगी, बोलकर वो वहां से निकल गई। ज्योति उसकी बातें सुनकर भावुक थी, लेकिन सपना के चेहरे पर ऐसे कोई भाव नहीं थे। उसे देखकर लग रहा था मानो ईरा की बातों से ऊब गई हो। ज्योति बोली, समझ नहीं आता, हम इसकी क्या मदद कर सकते हैं? सपना कुछ सोचकर बोली, मेरे पास एक आइडिया है। क्या हमें ईरा को यहाँ से दूर भेज देना चाहिए? कहाँ भेजेंगे सपना, उसका यहाँ है ही कौन जो उसे सहारा देगा? किसी का सहारा चाहिए ही क्यों, आजकल कितनी सारी लड़कियां अपने घरों से दूर रहती है, बाहर ही काम करके काम आती है और अपनी जिंदगी चलाती है। बाहर जाकर किसी के घर में झाड़ू पोछा का काम भी करेगी तो भी अपनी जिंदगी चलाने लायक पैसे कमा लेगी। कम से कम यहाँ रहने की मुसीबत से तो छुटकारा मिल ही जाएगा उसको। कैसे बातें कर रही है सपना, किसी अनजान जगह पर बिना किसी सहारे के उसको कैसे भेज सकते हैं? सिर्फ 18 साल की एक बच्ची है वो, हमसे भी 2 से 3 साल छोटी है। क्या तू ऐसे कहीं जा सकती है? हमारे बीच में बहुत फर्क है ज्योति, मुझे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास मेरे मम्मी पापा है, पूरा परिवार है, मैं कहीं क्यों जाऊंगी? लेकिन उसकी जरूरत है तो उसको जाना होगा। ज्योति अब कुछ नहीं बोली। सपना मन में बोली, अब यही एक रास्ता है, किसी भी तरह से उसको यहाँ से दूर भेज दिया जाए तो मेरी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। उसके बाद गाना ना गा पाने के तो मुझे हजारों बहाने मिल जाएंगे, सोचते हुए उसके होठों पर तिरछी मुस्कुराहट बिखर गई थी। भाग समाप्त।